जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म साइड वे किया जाए एसटीएम में। आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये वैसे क्वेश्चन है जो कि बराबर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपको सबको पता है कि ये शक संवत पे आधारित है। और शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ये कुषाण राजा थे कनिष्क, और उन्होंने अपने राजाभिषेक के अवसर पे इस संवत की शुरुआत की थी 78 ईस्वी में। तो शक संवत पे हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो आधारित है। इनके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं हिजरी संवत, इसके जो इस्लामिक जो साल चलते हैं वो हिजरी संवत पे आधारित है, जो कि प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। और विक्रम संवत ये प्रारंभ हुआ था 57 बीसी में, अर्थात 57 ईसा पूर्व में। और इनके अलावा एक और संवत है गुप्त संवत, ये प्रारंभ हुआ था 320 एडी में, अर्थात 320 ईस्वी में। तो इसमें जो मुख्य है विक्रम संवत, जो कि 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुए थे और माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के द्वारा इनको स्टार्ट किया गया था। जबकि शक संवत जो एक्सप्लेन की हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, इसे प्रारंभ किया था कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में। और जो गुप्त संवत है ये प्रारंभ हुए थे 320 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक और उनके लेखक का मिलान करना है। इसमें बताना है कि किस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक एक है, जिसे ही संस्कृत का पहला महाकाव्य माना जाता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। राजतरंगिणी इसके लेखक कल्हण है। और मिलिंद पन्हो के लेखक नागसेन है। और अर्थशास्त्र जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौटिल्य, जिनका कि अन्य नाम विष्णु शर्मा और चाणक्य भी है। तो ये सभी सामने सामने है उस पुस्तकों के लेखक है। राजतरंगिणी के बारे में हम सबको पता होगा कि इस पर कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि मिलिंद पन्हो इसमें यूनान के शासक थे मिनांडर, जिसे पाली भाषा में मिलिंद नाम दिया गया। और महर्षि एक थे नागसेन नामक, उनके बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन इस मिलिंद पन्हो में किया गया है। और अर्थशास्त्र हम सबको पता है कि राजनीति जो पॉलिटिकल से संबंधित इसमें काफ़ी जो नीतियाँ कुनीतियाँ इसमें कूटनीतिक इत्यादि की चर्चा की गई है। ये कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य की पुस्तक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, उनके गुरु भी थे, और उनके जो एक प्रकार से जो प्लान मेकर होते हैं वो थे। अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, अर्थात कैवें नंबर के तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। तो ये वाला ऑप्शन है पहले नहीं, 5वें नहीं, 15वें नहीं, ये थे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और उनको जो वास्तविक अगर बात करेंगे जैन धर्म में तीर्थंकर की, तो ये जैन धर्म के इनको वास्तविक रूप से पहला तीर्थंकर माना गया है। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी जो माता का नाम त्रिशला था, जबकि इनके पिता के नाम सुद्धोधन था। और इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 468 बीसी में हुई थी। और जब पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो इसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। कुरान किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो ये मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज कौन थे? ये थे सेल्यूकस निकेटर, उसके दरबारी थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो विद्वान दरबारी को चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा के लिए भेजा था। और ये उन्हीं के दरबार में रहकर इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने
जो भारत के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पटना के पाटलिपुत्रा में स्थित उनका जो राजमहल था उसकी भी चर्चा उसी में की गई है। उन्होंने बताया था कि जो राजमहल था मुख्य रूप से लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो उस समय ह्वेनसांग भारत आया था। 630 से लेकर 645 ईस्वी तक यह भारत में रहा था इन्होंने, और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अल बरूनी के बारे में कहा जाता है कि ये महमूद गजनबी के समकालीन थे, और इनकी एक पुस्तक है तहरीक-ए-हिंद, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में चर्चा की है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ, किस शहर में हुआ था? तो हम सबको पता है कि बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो 4 बार हुआ है। जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था राजगीर में, द्वितीय आयोजन वैशाली में, तृतीय आयोजन हुआ था पटना, चतुर्थ आयोजन हुआ था कुंडलग्राम। और पूछते हैं कि बिहार से बाहर एकमात्र आयोजन हुआ था, वो चौथा आयोजन था, जो कि कुंडलग्राम, ये जम्मू कश्मीर में स्थित एक जगह है। और वर्तमान जो पांचों जो अन्य 3 जगह हैं वो सभी बिहार में स्थित है। प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में कौन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में वो हुआ था, और ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। पहला बौद्ध संगीति जो कि राजगीर में हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। दूसरा वैशाली वाला वो उसके ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में। तीसरा हुआ था 251 ईसा पूर्व में। और चौथा बौद्ध संगीति ये हुआ था 72 ईस्वी में। 16 महाजनपदों की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो जो इतिहास में बात करते हैं तो 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, और ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें इसकी चर्चा की गई है कि भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद थे। महाजनपद जिसे कि बड़ा साम्राज्य के नाम से एक तरह से जाना जाता है, और इन 16 महाजनपदों में वर्तमान में 3 महाजनपद अपने बिहार में स्थित है। वो कौन कौन है? एक है वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, मगध, जिसकी राजधानी पहले थी राजगीर, बाद में इसकी राजधानी पटना हो गई, और एक अन्य था अंग, जिसकी राजधानी चंपा है, क्योंकि भागलपुर मुंगेर के इलाके उसमें आते थे। इनमें से कौन कालिदास की रचना नहीं है? इनमें से कौन कालिदास की रचना है? 4 पुस्तक के नाम दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कालिदास की रचना कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक हम सबको पता है कौटिल्य या विष्णु शर्मा या चाणक्य। पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा, जबकि मेघदूत ये कालिदास की कृति है। और मेघदूत के अलावा रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पुस्तकें भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1892 में, और यह विश्व धर्म सम्मेलन था जहाँ पे हर धर्म के जो अनुयायी उपस्थित हुए थे और हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद इसमें भाग लिए थे। और ये शिकागो कहाँ है? ये शिकागो अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, परंतु संशोधनों के पश्चात वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में है। तो भी वर्तमान की बात की जा रही है तो भी हो जाएगा कुल 12 अनुसूचियां। और भाग की बात करेंगे तो कुल 22 भाग हैं ऑफिशियली। क ख यदि जोड़ के मिलाया जाए तो 25 हो जाते हैं, परंतु नॉर्मली यदि पूछे कि भाग कितने हैं भारतीय संविधान में तो कुल 22 भाग है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 है काउंटिंग में,
जबकि उसके क ख यदि काउंट करते जाएंगे तो 460 के आसपास हो जाते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12, कितने भाग हैं, 22, और कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। किस अनुसूची में असम, मेघालय, यहाँ कहते हैं त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा किस अनुसूची में की गई है? तो ये सब चर्चा की गई है अनुसूची 6 में। इसमें इन 4 राज्यों के लिए विशेष, वहाँ की जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। आ गया कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यदि सामूहिक रूप से पूछे मंत्रिपरिषद के बारे में तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से अगर संघीय मंत्रिपरिषद के कोई एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? और ये जो संघीय मंत्रिपरिषद की चर्चा जो की गई है ये अनुच्छेद 75 में बताई गई है कि वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है वहीं पार्टी के मंत्रिपरिषद पूरे होते हैं। तो जैसा ही लोकसभा में आपकी यदि बहुमत खत्म हो जाती है तो आपका मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किए गए थे। मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, परंतु मौलिक कर्तव्य एक स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में जोड़ा गया था, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया। और यहाँ बात हो रही है अनुच्छेद की, तो 51 के क में इसको शामिल किया गया था। और स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, परंतु संशोधन के पश्चात अभी 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में। इसी प्रकार मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो कुल 4 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसकी कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है राज्यपाल के कार्यकाल की, लेकिन जो सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं वो 5 वर्ष के होते हैं। दरअसल राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो किसी राज्य के राज्यपाल बने रहते हैं, क्योंकि किसी राज्य में जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है वो राज्यपाल ही होते हैं। तो जब तक चाहे राष्ट्रपति उनको वहाँ के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं और उसको वहाँ से बदल भी सकते हैं। तो सामान्य तौर पर कार्यकाल अगर पूछा जा रहा है तो ये 5 वर्ष का होगा। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग के प्रमुख होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनको जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, पहले उसमें जो CJI होते थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनको भी शामिल किया जाता था, परंतु इस बार से इसमें संशोधन कर दिया गया है और इसमें केवल विपक्ष दल के एक नेता होते हैं, एक कोई कैबिनेट मंत्री होते हैं और एक प्रधानमंत्री होते हैं। इन 3 लोगों की टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। वर्तमान में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जबकि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हमारे निर्वाचन आयोग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में भी राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, अर्थात किस देश में हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी और ये 1780 के आसपास, अर्थात जो 18वीं शताब्दी के अंत में ये औद्योगिक क्रांति हुई थी। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो सिंचाई का प्रथम स्रोत भारत में कुआं और नलकूप हैं। पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू हुई थी? ये पहली शुरू हुई थी सोवियत संघ में, जिसे हम वर्तमान में विखंडन के पश्चात रूस के नाम से जानते हैं। उसका विखंडन कब हुआ था? 1991 में विखंडन हुआ था सोवियत रूस का, सोवियत संघ का, जो इसमें कई सारे देश निकले थे, जिसमें से जो अभी भी सबसे बड़ा देश है वो रूस ही है।
और भारत की बात करेंगे तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से लेकर 56 के बीच। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी और इस योजना का जो मॉडल तैयार किया था हेराल्ड डोबर के द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था, जिसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया था कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर। इनमें से किस स्थल को सभ्यता का पालना के नाम से जानते हैं? तो हमारा जो मैदानी क्षेत्रफल होता है उसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? वायुदाब, जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, तो इससे हम जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि क्या मौसम में क्या अचानक परिवर्तन होने वाली है। तो इसमें दिया हुआ है कि अचानक यदि कमी आए, अर्थात बैरोमीटर का जो पारा है अचानक से नीचे डाउनफॉल की तरफ जाए, तो माना जाता है कि कोई भयंकर आंधी तूफान आने वाली है। और भाई जब स्लो नीचे आवे तो माना जाता है कि बारिश होने वाली है, और जब आराम आराम से ऊपर चढ़े तो माना जाता है कि मौसम साफ रहेगा। तो ये 3 हैं। यदि अचानक नीचे गिरे वायुदाब का जो पारा होता है तो माना जाता है कि भयंकर आंधी तूफान आने वाली है। जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने वाली है, जबकि धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ की भविष्यवाणी की जाती है। हवाई जहाज सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श मंडल के रूप में समताप मंडल को जाना जाता है, क्योंकि यह मंडल इसमें ताप एवरेज होते हैं और इसमें जो प्राकृतिक घटनाएं भी बहुत कम होती है, जैसे बादल इत्यादि इसमें नहीं होती हैं। क्षोभ मंडल, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, वर्षा, बिजली का कड़कना इत्यादि, सभी क्षोभ मंडल में होता है। और जो ओजोन मंडल होता है वो मुख्य रूप से समताप मंडल में ही होते हैं। ओजोन जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडियो को भी छानने का काम करती है, जिससे कि जो यूवी रे धरती पे कम से कम पहुंचता है। इनमें से कौन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा देश है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है आपको। भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में बताना है कि चारों में जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन है। ये चारों कंट्री अपना एशिया का कंट्री है और इसमें जो सबसे छोटा कंट्री है वो है मालदीव, जो कि पूरे एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। विश्व की बात करेंगे तो वेटिकन सिटी है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा कंट्री है। परंतु यदि एशिया की बात करेंगे तो मालदीव जो देश है वह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा देश है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा, याद रखेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, जबकि भारत में शिक्षा का जो काफ़ी प्रचार प्रसार मैकाले का जो विवरण 1835 से आया था उसमें हुआ था। इसी में इन्होंने भारतीय को शिक्षा में काफ़ी प्रोत्साहित किया था और भारतीय शिक्षा का पिता इन्हें कहा जाता है, मैकाले को। परंतु भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 को कहा जाता है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इनकी हत्या के 1 वर्ष पश्चात अर्थात 1884 में इनकी हत्या कर दी गई थी और 1885 में इग्नू सुने होंगे आप लोग, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, IGNOU होता है, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में लिया जाता है? नवोदय विद्यालय जो कि सरकारी संस्था है, इसमें क्लास 6ठी से नामांकन लिया जाता है और क्लास 12th तक इसमें पढ़ाए जाते हैं। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है तेलुगु भाषा को। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? यह है गुजरात में, और यह एशिया का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ पे शेरों का संरक्षण किया जाता है। भारत में पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? अर्थात भारत का पिट्सबर्ग यह मुख्य रूप से सोवियत रूस है उसका शहर है, जो कि इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। भारत में इस्पात के लिए सबसे प्रसिद्ध है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है।
किस राजनीतिक दल की जो स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी? तो राष्ट्रीय जनता दल, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, तो स्वतंत्रता के पश्चात हुई है। जबकि बात करेंगे भारतीय जनता दल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। तो क्लियर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम INC शॉर्ट में नाम जानते हैं, उसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, जबकि संस्थापक AO ह्यूम थे, जो कि एक अंग्रेज सिविल सर्विस, जो रिटायर्ड सिविल सर्विस व्यक्ति थे। इसका पहला जो बैठक हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। आगे क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये तीनों हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो, और भी इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में बताएं क्या ये क्वेश्चन आपको पसंद आया है। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ के जा रहा हूँ कि भारत के पहले दलित प्रधान जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? कमेंट बताएंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।